हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। और मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव भी यही है कि आप मैथ्स को इजी वे में पढ़ पाओ। देखो, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपकी तरफ से। जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मतलब आपके जो कमेंट्स होते हैं, आप जो मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर जो मैसेज भेजते हो लिख के, बहुत अच्छा लगता है। मैं सब मतलब कि सबका रिप्लाई हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। बट आपके रिस्पॉन्स से मुझे यही लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और यही मोटिव लेके मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मुझे भी पता कि बहुत से चैनल ऑलरेडी हैं जो क्लास 12 का सिलेबस करवा रहे हैं, मतलब टॉपिक सब कुछ वो करवा चुके हैं ऑलरेडी, और मैं तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हूँ। बट मेरा मोटिव ये था कि मुझे सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं देना, मुझे आपको उस जैसे या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के खुद से काबिल बनाना है आपको, कि आप खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल बन पाओ। तो यही इस चैनल का मेन मोटिव था, और इसी मोटिव से मैंने जो चैनल है वो अपना स्टार्ट किया था। अब आपको पता है हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, उसकी हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब जो लास्ट वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 था, वो काफ़ी लेंथी हो गया था। उसमें जो डेरिवेटिव था वो काफ़ी लेंथी हो गया था हमारा। तो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि ये डेरिवेटिव थोड़ा सा मुश्किल है, हमको थोड़ा सा बताने की कोशिश भी करूंगा कि वो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था। इसको मैंने सीधा डिफरेंशिएट कर दिया था, ठीक है। अब हो सकता है कि इससे डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी हो गया था, हो सकता है थोड़ा सा हो गया था। बट अगर आपको लगता है कि ये लेंथी हो रहा है, तो आपको शायद याद होगा वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कि आप ना क्या करना, इसमें से -x को कॉमन ले लो, इसके नीचे भी 2 + cos x, इसके नीचे भी 2 + cos x, आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपके सामने इतनी स्टेटमेंट रह जाएगी। और ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.2 का, उस जैसा है। अब इसको डेरिवेटिव आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि मैंने किस तरह से डिफरेंशिएट किया था। तो दोनों मैं चाहता तो ऐसे करवा सकता था, मुझे भी पता है कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मुझे भी करवाना वो ईजी रहता और वीडियो भी थोड़ी सी मतलब कि डेरिवेटिव थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाता। बट मुझे ये नहीं होता कि क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए, मुझे ये होता है कि जो भी ऑप्शंस हैं वो आपके सामने खुली रहनी चाहिए। अगर आपके माइंड में ये बात आए ही ना कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने सीधा डिफरेंशिएट कर लिया। तो आपको इस तरह से भी डेरिवेटिव को सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कर सकते हो तो आप कर लेना। अगर आपको ये वो मुश्किल लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो मुश्किल हो गया, तो आप एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो, उसमें मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो ये थोड़ा सा उसके कंपेयर में ईजी है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, क्योंकि मेरा मोटिव भी यही रहता है हमेशा कि आपको वो किसी भी तरह से क्वेश्चन करना या समझ में आना चाहिए। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो, आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x³ + 1/x³ वेयर x नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा गया, क्योंकि अगर x 0 होगा तो 1/0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसलिए ये लिखा गया, और इसका कोई भी ज़्यादा रोल जो है वो नहीं है इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें पता लग गया कि ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में जो हमारा 6th क्वेश्चन था वो भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही था। इसमें बेसिकली हमें इंटरवल फाइंड करने हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। और आपको पता है हम ये वाली मैपिंग फॉलो करेंगे। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को लेके एनसीईआरटी में काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। कुछ क्वेश्चंस में वो आपको पता है हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से आंसर किया जाता है, कुछ में इस तरह से। तो मैं आपको हमेशा दोनों तरह से आंसर करने की कोशिश करता हूँ, आपको जिस तरह से ठीक लगे आप वैसा आंसर कर सकते हो। तो हम ये वाली मैपिंग फॉलो करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, और वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू x³ + 1/x³। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स,
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स की पावर -3 का। अब ये कहाँ से आ गया आपको पता है, कांस्टेंट अपॉन सम, मतलब जब वेरिएबल होता है तो यहाँ पर हम अगर हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो। एक्स की पावर -3 कितनी होती है 1/x3, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव करते हैं, इससे हमको कोशिएंट रूल लगाना नहीं पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है एक्स, -3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। अब मैं यहाँ पर जानबूझ के ऐसा लिखता हूँ कि कुछ बच्चे इसको लिखते हैं कि -3 पावर आ गया, -2 रह गई, -3 -1 होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स 3x², एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो -3 एक्स की पावर -4, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो हमारा डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रखना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ पाए। तो विच एम्प्लाइज 3x² -3/x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह से लिख लो ताकि क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको आप उधर ले जाओ, ऐसे जैसे मर्जी कर लेना, कैलकुलेशन ही है। 3/x की पावर 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x की पावर 6, 3x की पावर 6 इज इक्वल टू 3। तो विच एम्प्लाइज x की पावर 6 इज इक्वल टू 3/3। तो ये कट हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 1। तो x6 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x की दो वैल्यूज़ आ गई +-1। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ना प्लस माइनस को देख के घबरा जाते हैं कि x +- कैसे आ गया, क्योंकि हम मोस्टली स्क्वायर से कंफर्टेबल होते हैं। बट आप इतनी बात याद रखोगे, अपनी नॉलेज थोड़ा सा वास्ट करो कि जितने भी इवन नंबर होते हैं ना, जितनी भी इवन पावर्स होती हैं, उनके 2 आंसर आ सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि -1 की पावर 6 भी 1 होती है, +1 की पावर 6 भी 1 होती है। और दूसरी, अगर आपको ये सॉल्व नहीं करनी आती तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, पावर को मैंने ब्रेक कर दिया, 3 उधर जाके क्या बन जाएगी 1 की पावर 1/3 मतलब 1। अब ये क्या होएगा ±√1 मतलब +-1। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। अब देखो हमारे पास मतलब कि x की वैल्यूज़ आ गई हैं और हमारी मैपिंग कहती है कि अब इसको नंबर लाइन पे बनाओ और वैल्यूज एफ डैश एक्स के जो साइन है वो हमें चेक करने हैं। अब ऐसा करते हैं, वो हम नंबर लाइन जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये मैंने नंबर लाइन पे बना लिया। अगर आपको याद हो लास्ट वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इंटरवल इस तरह से थे। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, चलो वैसे मुझे याद है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या होता है कि हम इसके बीच में कोई वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो हम इस पर बोलते हैं कि इस पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बट यहाँ पर इन क्वेश्चंस में क्योंकि 0 से लेकर 2π तक है, हम एंड पॉइंट्स पर भी चेक करते हैं। और मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था कि बहुत से टीचर इसको ऐसे बोल देते हैं कि cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो वहाँ पर इंक्रीजिंग है, और बाकी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग है। बट वो ये नहीं बताते कि 0 को इंक्लूड करना है या नहीं करना, इसलिए मैंने आपको फुल एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो की लेंथ पे मत जाया करो, ये देखा करो कि हम समझ क्या रहे हैं। मैंने आपको डीप में समझाने की कोशिश की है कि 0 को हम क्यों इंक्लूड करते हैं। आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल कौन सा है, -∞ से -1 के बीच में। अब इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू सोच लो, f डैश -2, ठीक है, इसके बीच में -2 आएगी। तो 3 इसमें डेरिवेटिव में वैल्यू फिल करनी है, -2 का स्क्वायर -3 इसको x की पावर 4 लिख लेना इस तरह से, ठीक है, -2 की पावर 4। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं वैसे ही इसको कंप्लीट करने के लिए पूरा सॉल्व कर देता हूँ, आपको जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करना है। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर इसकी पावर कितनी आएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ठीक है। तो इस
इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 को 16 से तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 192 माइनस 3/16, मतलब एफ डैश माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 189/16। मतलब हमें सीधा सा मतलब यही है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, मतलब डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर 0 से बड़ा है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है हम यहाँ पर थे, ठीक है, ये हमने कर लिया था। अब ये एक फॉर्मेलिटी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये जस्ट वैसे ही इसको कंप्लीट करने के लिए मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। फॉर्मेलिटी इसको मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमने डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रख के ही ये जो वैल्यू है वो निकाली है, तो इस पर हमेशा डेरिवेटिव की वैल्यू 0 ही आएगी। अब हमारा नेक्स्ट इंटरवल कौन सा होगा, नेक्स्ट इंटरवल होगा हमारा -1 और 1 के बीच में। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, जस्ट हमें ईजी वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। जैसे यहाँ पर इसके बीच में 0 होगा तो इसमें वैल्यू फिल कर लो, 3 × 0 का, सॉरी यहाँ पर हम 0 नहीं फिल कर सकते। मुझे अभी अभी याद आया कि जो 0 है वो क्वेश्चन में लिखा गया था कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर 0 जो है वो फिल नहीं करेंगे। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बीच में हम 0 नहीं ले सकते, आप इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नीचे 0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा और हमारे क्वेश्चन में ये पहले से मना किया गया। तो ऐसा करते हैं हम 0 -1 और 1 के बीच में कोई पॉजिटिव वैल्यू से 0.5 ले लेते हैं। तो 0.5 -1 और 1 के बीच में तो होगी, ठीक है। 0.1 मतलब 0.5 मतलब सॉरी 1/2, ठीक है। तो एफ डैश 1/2 ये पॉइंट ले लेते हैं। तो 3 × 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 × 1/2 की पावर 4, 3 × 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस ये कितना बन जाएगा 1/16, 2 की पावर 4 कितनी होगी 16। अब ऐसा करो एफ डैश 1/2, तो 3/4 इस 16 को आप ऊपर ले जाओ, 16 × 3, इसका आप एलसीएम ले लो। तो 3 माइनस ये कितना बना 16 × 3, तो 16 × 3 48 × 4 192 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा -189/4, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू हमारी कितनी आई है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है। अब फिर से यहाँ पर 1 एक हिसाब से हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इस पर भी जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो जैसा कि ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव 0 इक्वल रख के ही -1 और 1 आए हैं, तो 1 पर भी क्या होगा डेरिवेटिव की वैल्यू 0। ये जस्ट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए नहीं करवा रहा, ये जस्ट आपको इसलिए करवाता हूँ ताकि आपके सामने सब कुछ पड़ा हो कि यहाँ पर 0 की इक्वल आपको पता भी होना चाहिए। अब हमारा लास्ट इंटरवल रह गया। अब लास्ट इंटरवल जो है वो कौन सा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू 2 सोच लो, एफ डैश 2, तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 की पावर 4, तो कितना आएगा 3 × 4 माइनस 3/16, ठीक है। तो एफ डैश 2 सेम वही कैलकुलेशन है हमारी। तो 3 4 12 को 16 से करेंगे तो कितना आएगा 192 माइनस 3/16, मतलब 189/16, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब सब कुछ हो चुका है, अब जस्ट हमें इंटरवल लिखने हैं, तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जस्ट हमें अपना आंसर करना था, क्योंकि ग्रीन में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, स्काई कलर में भी डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या हुआ, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब एनसीईआरटी में ऐसे भी आंसर लिखा गया है, x की वैल्यू -1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 की राइट साइड में बड़ी वैल्यू, -1 की लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू। तो इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हो। बट अगर आपको -1 और 1 को इंक्लूड करना है, अगर आपको देखो इस -1 और 1 को इंक्लूड करना है, तो गिवन फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग। इसको हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो -1 और 1 भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 के इक्वल भी आंसर आ सकता है, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए इसी तरह से होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है।
ठीक है, तो इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम वे से एफ डैश एक्स, ऑरेंज में इसकी वैल्यू नेगेटिव है -1 से लेके 1 के बीच में, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और -1 के बीच में, या -1 to 1 ओपन ब्रैकेट। अगर -1 और 1 को इंक्लूड करना ताकि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आए, तो -1 और 1 क्लोज ब्रैकेट, -1 और 1 के बीच में -1 और 1 भी हो सकती है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से अपना आंसर कर सकते हो। मैंने जस्ट आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। वैसे एनसीईआरटी वाले क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखते हैं, उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ही इंक्रीजिंग बोल देते हैं। और ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और यहाँ पर इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। सेम गोज विद द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन को बहुत ईजी सॉल्व कर लिया। डेरिवेटिव किया 0 के इक्वल रखा, 2 पॉइंट्स आ गए। अब जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करने थे, वो हमारे लिए बहुत ईजी था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स x² by a² y² by b² इज इक्वल टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से पूछा गया है। एक्सरसाइज से मेरा मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एरिया की बात हो रही है, तो एरिया मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो ये एक साफ साफ हमें हिंट दे रहा है कि यहाँ पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और इसमें हम ये वाली मैपिंग फॉलो करेंगे जो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.5 में बताई थी। सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले बता दूं, इस क्वेश्चन को करवाने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं। कुछ टीचर इसको a cos थीटा b sin थीटा से भी करवाते हैं, बट मुझे उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं लगता। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करवाऊंगा जो सबसे ईजीएस्ट मेथड होगा। आप सब कुछ भूल जाओ, हम बस इस मैपिंग को फॉलो करेंगे। अगर आपने मेरे से पहले भी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, 6.5 करी है, तो आपको पता है मैं इस मैपिंग को ही फॉलो करूंगा, कुछ भी अलग से नहीं करूंगा। जस्ट इसमें जो है एक नई बात है कि इसमें आपको एलिप्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ना एलिप्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखो एलिप्स ना हमने क्लास 11th में पढ़ा था बहुत डिटेल में, कॉनिक सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो एलिप्स जो होता है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी मैं आपको बता दूंगा। एलिप्स 2 तरह के होते हैं, x² by a² plus y² by b² इज इक्वल टू 1, x² by b² plus y² by a² इज इक्वल टू 1। अब इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर मैं लिखा हुआ a ग्रेटर देन b। देखो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर x के नीचे बड़ा नंबर है, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये जो एलिप्स है ना, ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। इसको हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलते हैं, इस तरह से। तो ये पॉइंट कितना होगा, 2,0 माइनस 2,0, क्योंकि ये a की वैल्यू कितनी हुई, 2 का स्क्वायर, a² होता है ना नीचे, और ये कितना होगा 0,1, 0,-1। ये बेसिकली y की वैल्यूज़ हैं। सेम वे से अगर x के नीचे 1 हो, y² के नीचे 4 मतलब बड़ा नंबर हो, तो ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको थोड़ा सा यूज टू करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर x के नीचे 1 है तो 1,0 माइनस 1,0, यहाँ पर कितना आएगा 0,2, 0,-2। तो इस अकॉर्डिंग आंसर होता है। अब और आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बस 2 तरह के एलिप्स होते हैं। अब ये ध्यान से देखो, 2 एक्सिस हैं इसमें। देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल कुछ ऐसा होता है। अगर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, वैसे सिंपल सी फॉर्म बताऊँ, तो ये सर्कल है आपका, तो इसको हम लिखते हैं x² plus y² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो सर्कल ऐसे सभी जगह पर सिमेट्रिकल होता है। अब एलिप्स, क्योंकि देखो अगर इसको मैं ऐसी शेप में लिखूँ x² by 4 y² by 4 इज इक्वल टू 1, इसको मैं उधर ले गया, ये एलिप्स की फॉर्म में लिख लिया मैंने। तो x के नीचे भी सेम नंबर है, y के नीचे, मतलब सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगी। अब क्योंकि x के नीचे 4 है, y के नीचे डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, मतलब ये फ्लैट हो जाएगा, x की तरफ ये ज़्यादा मतलब कि फ्लैट हो जाएगा और ऊपर से कंप्रेस हो गया। सेम यहाँ से ये x के नीचे नंबर छोटा है तो यहाँ पर कंप्रेस हो गया और यहाँ पर ये लेंथ हो गया। तो इस तरह से ये शेप होती है। तो बेसिकली इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये छोटी है तो ये माइनर है।
सेम वे से इसकी ये माइनर है, इसकी ये मेजर है। तो बेसिक सी आपको एलिप्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। अब मान लो आप कोई भी एलिप्स बना लेना, मैं वैसे ही हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ जरूरी नहीं है, आप जो मर्जी एलिप्स बना लेना। अब क्या है कि इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। अब ये मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। अब इसके वन एंड पर कोई वर्टेक्स है, तो ऐसी कोई ट्रायंगल होगी, यहाँ पर ऐसी ट्रायंगल ही बनेगी। अब ये साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि ये जो एलिप्स है, देखो ऐसी क्यों बनेगी, क्योंकि ये जो एलिप्स है ये सिमेट्रिकल है, जितना यहाँ पर है उतना ही ऊपर है, जितना यहाँ पर है उतना ही ऊपर है। तो ये जहाँ पर ये टकराएगा और ये जहाँ पर टकराएगा ये बराबर होगी, तो मतलब ये इक्वल साइड्स हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस। ये जो देखो इसमें ये ट्रायंगल भी बन सकती है, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल भी बन सकती है इसके अंदर, ध्यान से देखो, और ये ट्रायंगल भी बन सकती है। तो बहुत सारी ट्रायंगल्स बन सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको फिर से दोबारा से बना के दिखाता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये एक ट्रायंगल बन गई, सेम एलिप्स है, ये एक ट्रायंगल बन गई, सेम एलिप्स है, ये एक ट्रायंगल बन गई, ये एक ट्रायंगल बन गई। तो हमें देखना है कि किसका एरिया मैक्सिमम है, तो एरिया हमें मैक्सिमम जो है वो रखना है, और उस मतलब कि फाइंड मैक्सिमम एरिया, और एरिया जो है वो मैक्सिमम जो है वो हमें फाइंड करना है बेसिकली। तो किस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा वो हमें निकालनी है, और उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको पता ही है कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, और ये वाली मैपिंग हम फॉलो करेंगे। हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। आइडेंटिफाई गिवन टर्म फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई द टर्म विच शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले यही दो स्टेप्स कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले आपको क्वेश्चन को और भी अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर जो डायग्राम है वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाने के लिए ये जस्ट मैंने डायग्राम वैसे ही आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है। तो रफली डायग्राम है, ये कुछ जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। तो आपको पता है सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, और जो गिवन है उसको हम ब्लैक में लिखते हैं हमेशा। तो लेट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी एनी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाया है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो a ग्रेटर देन b। ये साइन होता है कि x के नीचे बड़ा नंबर है तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसको आप वर्टिकल भी बना सकते हो। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये कौन सी एक्सिस है, मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये कौन सी एक्सिस है, मेजर एक्सिस। ये कौन सी होती है, माइनर एक्सिस। उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें एलिप्स गिवन है, ठीक है। और ये पॉइंट्स मैंने बना लिए, आपको पता है ये a होगा, ये -a होगा, ये 0,b, ये 0,-b। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था क्वेश्चन के। और हमें क्या गिवन है, और हमें ये गिवन है कि लेट a बी एनी पॉइंट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, any point on of isosceles triangle ABC on मेजर एक्सिस। तो उन्होंने बोला कि एक पॉइंट मेजर एक्सिस पर है, तो वो भी मैंने लिख लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने ब्लैक में जो है अपना एलिप्स बनाया है, और ग्रीन में मैंने ट्रायंगल बनाई, क्योंकि इसकी शेप जो है मैंने आपको समझाया ना क्वेश्चन में कि इसकी शेप डिफरेंट हो सकती, मतलब ये वेरिएबल है। तो जिसको हमें मैक्सिमम या मैक्सिमम रखना है उसको हम लिख लेते हैं। अब आपको पता है उसको हम करने के लिए क्या करेंगे। अब देखो, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात। बहुत से टीचर ना यहाँ पर करते हैं, तो ये आपका एलिप्स है। बहुत से टीचर, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, बहुत से टीचर ना इस बी पॉइंट को a cos थीटा b sin थीटा लिखते हैं। अब ऐसा क्यों लिखते हैं वो देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, बट मैंने जब इस मेथड को करके देखा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इससे क्वेश्चन कोई ज़्यादा इजी हो जाता है, तो मैं इस चक्रों में नहीं पढ़ूंगा। तो अगर आपको ये जानना भी है कि ऐसा पॉइंट हम क्यों लिख सकते हैं, देखो
ए कॉस थीटा, ये जो बी पॉइंट है ये एक्चुअली एलिप्स के ऊपर है ना, तो अगर आप इसको एलिप्स के ऊपर ड्रॉ करोगे, आपका एलिप्स कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा का स्क्वेयर फिल कर दो, वाई की जगह पर बी साइन थीटा का स्क्वेयर फिल कर दो, ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो कितना बना, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा पी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई बी स्क्वेयर, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, कॉस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है 1। तो ये ट्रू होता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये हम ले सकते हैं। बट ये पॉइंट लेके क्वेश्चन में कुछ भी इजी तो नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे पॉइंट्स लेने चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट लूँगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपने कोई क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हो, तो आपको ये ना लगे कि सर आप गलत करवा रहे हो, या आपके मन में कोई भी दुविधा या कन्फ्यूज़न हो। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसको आप भूल जाओ। अब आपको पता है कि ये पॉइंट ये जो ट्रायंगल है, ये वेरिएबल ट्रायंगल है, तो मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स को बी को ना मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ m, n। आप कोई भी नंबर मान सकते हो, मैंने m, n लिया, ठीक है। अब आपको पता, अगर ये m है तो यहाँ पर भी x m होगा, तो n, ये तो आपको पता है ना कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर जो पॉइंट होता है, यहाँ पर y, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है y का। सेम वे से ये जो मैंने पैटर्न बनाया ये नेगेटिव वाला है, यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो मैंने वही पॉइंट लिए। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेट बी मतलब m, n एंड c इज इक्वल टू m, n बी एनी पॉइंट ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमेशा इक्वल रहेंगे, तभी ये ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल हैं। तो ये देखो, मैंने आपको पहले बताया कि आइसोसेलेस एलिप्स जो है वो सिमेट्रिकल डायग्राम है, मतलब ऊपर और नीचे बराबर होती है। तो यहाँ पर जितना जाएगा उतना ये नीचे आएगा, तो ये m है, ये m है, ये n है, ये -n है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब हमें किसको मैक्सिमम रखना है, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हमें मैक्सिमम चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में मतलब कि दिया हुआ कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसको A लिख लो। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा BC। अब हाइट के लिए भी नंबर दे देते हैं, इसको नंबर दे देते हैं D, ठीक है। तो हाइट कितनी है AD, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो D पॉइंट है ये भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, D जो पॉइंट है M, 0। अब ये कैसे लिख लिया, देखो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये जो पॉइंट है, मान लो ये एक लाइन है, देखो ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, ये मान लो पॉइंट है, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू 4 है। अब ये मैंने आपको बताया कि ये जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे, ये 2, -4 होगा। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी x तो 2 है, बट x एक्सिस है, तो y कितना होगा 0। तो ये पॉइंट कितना है m, 0। आई होप पहले आपको ये क्लियर होगा। देखो बताने को मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है समझाना आपको, बट मुझे हर बच्चे को साथ में लेके चलना है, वो कहीं पर भी उसको ऐसा ना लगे कि मुझे क्वेश्चन में क्रैमिंग कर रहा हूँ। तो ये m, 0 है D पॉइंट जो हमारा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, तो बेसिकली मैं BC और AD जो है, देखो इसको मुझे मैक्सिमम करना है, इसको एक बार लिख लो। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको मैक्सिमम रखना है, तो इसकी हमें वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले BC की वैल्यू निकालने को कोशिश करते हैं। अब मॉडुलस मैंने इसलिए डाला है क्योंकि BC एक लेंथ है
और ये एक मतलब कि जो अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी साइड है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। और आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। x2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो BC मॉडुलस इज इक्वल टू, ये कितना बना, -2n का स्क्वायर 0 का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 4n स्क्वायर अंडर रूट। तो BC मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का रूट 2, n स्क्वायर मतलब n। तो BC हमारी कितनी आ गई, 2n। BC हम निकाल चुके हैं, अब हमें AD की वैल्यू भी निकालनी है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, BC की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2n। अब AD की वैल्यू भी निकालने की कोशिश करते हैं। सेम वही फॉर्मूला, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x2 कितना है, a माइनस m का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो चाहता तो मैं इसकी वैल्यू सीधी लिख सकता था कि a माइनस m आएगी, बट मुझे ये होता है कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो 0 प्लस a माइनस m का होल स्क्वायर, अब a माइनस m का होल स्क्वायर इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई, a माइनस m। तो AD की वैल्यू भी कितनी आ गई, a माइनस m। देयरफॉर एरिया मतलब a 1/2, BC कितना है 2n इंटू a माइनस m। अब ये 2 और 1/2 आपस में कट हो गए, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, n इंटू a माइनस m। अब मैं लिख सकता हूँ कि इसको मुझे मैक्सिमम करना है या रखना है, इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब इसको हमें मैक्सिमम करना है और हमारी मैपिंग कहती है कि जो जिसको मैक्सिमम रखना है उसको हमें एक वेरिएबल में करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन और डायग्राम, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएँ। अभी हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, अब आप में से कुछ बच्चे बोलोगे सर 3 नहीं है, 2 हैं। 2 कैसे हैं, देखो ए हमें जो है वो एलिप्स की दिया हुआ है, एलिप्स का ये पॉइंट है a,0 माइनस, एलिप्स हमारा फिक्स है, तो a जो है वो हमारा कांस्टेंट है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। n और m हमने खुद से लिए हैं, तो ये ग्रीन में है, तो ये पॉइंट हमारे वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल हैं m और n। तो इसको हमें गिवन की हेल्प से या डायग्राम की हेल्प से हमें एक वेरिएबल में करना है, और इस स्टेप को हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्या बोलते हैं, लिंक। अब लिंक कैसे करेंगे, वी नो m, n आल्सो लाइज ऑन एलिप्स। तो एलिप्स के ऊपर ये लाई कर रहा है, और अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो उसको हम उसमें फिल कर सकते हैं। तो x की जगह पर m की फिल कर दो, y की जगह पर n/b² इज इक्वल टू 1। आप ऐसा करो, n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिल करेंगे तो मुश्किल होगा, यहाँ पर आप फिल कर लो। 1 माइनस m² एलसीएम ले लो, जितना सॉल्व कर सकते हो पहले ही कर लो, इतना कर लिया। तो ऐसा करो, b² को भी उधर ले जाओ, ये ऊपर चला गया, a² माइनस m²। तो विच एम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस b² बाई a² माइनस m²। तो देयरफॉर n की हम एक ही वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अब n की सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को ही रखेंगे, तो b बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, a² माइनस m² अंडर रूट। ठीक है, तो ये जो n की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे, तो ये हमारा क्या है, लिंक। तो इसको हम 1 में पुट करेंगे। अब इसकी नेगेटिव वैल्यू को क्यों रिजेक्ट किया है, बिकॉज n कांट बी नेगेटिव, क्योंकि ये जो n है, एज n लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में n मतलब ये जो हमारा
मतलब कि y है इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को रखा है। अब ऐसा करके इसको 1 में फिल करना, उसको हम नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारा जो मेन काम है वो हो चुका है, हमने लिंक निकाल लिया है, इसको 1 में पुट करते हैं। तो n की जगह पर b और a से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्स्टेंट ही हैं। a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर रूट और a माइनस m। अब हमारा जो एरिया है वो m में है, a स्क्वायर b a सब कांस्टेंट है, एक वेरिएबल में तो आ गया। अब नई प्रॉब्लम खड़ी होगी कि यहाँ पर अंडर रूट है, और अगर अंडर रूट को हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो ये हमें प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इससे क्या होगा हमारा जो मतलब कि अंडर रूट है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा डेरिवेटिव ईजिली हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक मतलब कि लॉजिक फॉलो करते हैं कि अगर एरिया मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और अगर उसका स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, ऐसे हमने क्वेश्चन बहुत से किए हैं जहाँ पर हमने स्क्वेयरिंग की है। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a का स्क्वायर b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए माइनस एम का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करो, एक स्टेप और कर देता हूँ, लेट जेड, इसको आप जानबूझ के एक नेम दे दो, नहीं तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए माइनस एम का होल स्क्वायर। अब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको आप सॉल्व करो, पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो क्यूबिक बन जाएगी फिर बाद में जाके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्यूबिक नहीं सॉरी 4 पावर बनेगी, फिर आपको क्यूबिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अब इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू m। तो मुझे डेरिवेटिव करना है z का, मुझे डेरिवेटिव करना है b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, डी जेड बाई डी एम। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए माइनस एम के होल स्क्वायर का। तो डी जेड बाई डी एम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है ए माइनस एम के होल स्क्वायर का, प्लस ए माइनस एम का होल स्क्वायर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का। तो आगे चलते हैं, तो देखो डी जेड बाई डी एम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। जस्ट अपना फोकस जो है वो यहीं पर रखना बस, बाकी तो कॉपी करना हमें। इसका डेरिवेटिव पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस एम प्लस ए माइनस एम का होल स्क्वायर। मुझे डेरिवेटिव करना है ए स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है एम स्क्वायर का। ठीक है जी, तो विच एम्प्लाइज डी जेड बाई डी एम, तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू ए माइनस एम। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस एम, मुझे डेरिवेटिव करना है ए का, मुझे डेरिवेटिव करना है एम का। इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1, तो 0 माइनस 1 प्लस ए माइनस एम का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। अब एम स्क्वायर का डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे,
2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, m। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 2m। तो डेरिवेटिव तो हमारा पूरा हो गया, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो dz बाई डी एम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस एम ए प्लस एम टू ए माइनस एम माइनस 1 प्लस ए माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 2m। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई है कौन सी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो ये आइडेंटिटी लगाई है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये वाली आइडेंटिटी मैंने एक्सपेंड की है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर है ना, अब इसको हमें 0 के इक्वल रखना है, उससे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ध्यान से देखो ए माइनस एम ए माइनस एम ए माइनस एम का होल स्क्वायर 2 2 माइनस माइनस, इस सबको बाहर निकाल लो तो कितना आएगा ए माइनस एम का होल स्क्वायर और माइनस 2 आप बाहर निकाल लो तो अंदर कितना रहेगा ए प्लस एम, ये भी बाहर ये भी बाहर ये भी बाहर, माइनस 1 भी बाहर, इसको भी अंडरलाइन कर लो। ये सब कुछ मैंने रेड में बाहर निकाल लिया, ये भी बाहर माइनस 2 भी बाहर, तो यहाँ पर कितना रह गया प्लस एम। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज लास्ट स्टेप है हमारा, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस 2, ये कितना बन गया ए प्लस 2m। अब हमारा स्टेप हो गया, तो पुट इसको हमें क्या करना है डी जेड बाई डी एम को 0 के इक्वल रखना है ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ पाए। तो विच एम्प्लाइज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस एम का होल स्क्वायर ए प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये तो 0 नहीं हो सकते, और मैंने आपको हमेशा बताया कि इसको मैं उधर ले जाके कभी भी ख़त्म नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको यहीं पर रख लो, मतलब ये जो दोनों हैं यही 0 होंगे, ईदर ए माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और a प्लस 2m इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज a माइनस एम इज इक्वल, अगर स्क्वायर 0 है तो सिंगल पावर भी 0 होगी, और यहाँ से आप जो है 2m इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई a, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस a बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस a बाई 2 और m की वैल्यू कितनी है a। अब दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आपको पता है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, वो एक ही वैल्यू मतलब कि हमेशा होती है। अब ये जो वैल्यू है ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है, ये वैल्यू हमारी रिजेक्टेड हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, ये आपकी डायग्राम थी, आपको पता है ये ए पॉइंट था a,0, ये डी पॉइंट था m,0। अगर m की वैल्यू a हो जाएगी तो a और d पॉइंट सेम ही हो जाएंगे, मतलब ये पॉइंट यहीं पर होगा, मतलब कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। और अगर कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी तो हम किसका एरिया मैक्सिमम करेंगे, तो इसलिए ये वैल्यू रिजेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको बताया समझाया वो लिख के बता दिया है, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है कि अगर ए और डी पॉइंट सेम हो गए तो वहाँ पर ट्रायंगल तो बनेगी नहीं। ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, अगर ये सेम ही हो गए तो ए की जगह पर डी आ जाएगा, तो ट्रायंगल तो बनेगी नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन भी नहीं होगा, तो इसलिए ये वैल्यू रिजेक्टेड है। तो m इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2, ये हमारा क्या है, एक इकलौता क्रिटिकल पॉइंट। अब जैसे ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, तो वो लगा लेते हैं।
अब देखो यहाँ मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाला हूँ, तो ये आपकी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी जेड बाई डी एम का, मुझे डेरिवेटिव करना है -2b² बाई a² का, मुझे डेरिवेटिव करना है इस पूरी चीज़ का 2b² -2b² बाई a² a माइनस एम का होल स्क्वायर a प्लस 2m। अब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, d² z बाई dm²। ठीक है, अब तो बस कैलकुलेशन ही है, क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। तो मुझे देखो a माइनस एम का होल स्क्वायर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है a प्लस 2m का, a प्लस 2m एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है a माइनस एम के होल स्क्वायर का। तो d² z बाई dm² -2b² बाई a², a माइनस एम का होल स्क्वायर, मुझे डेरिवेटिव करना है a का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2m का, a प्लस 2m, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, a माइनस एम। तो d² z बाई dm² -2b² बाई a², a माइनस एम का होल स्क्वायर एज इट इज़, a का डेरिवेटिव 0, 2 बाहर आ जाएगा, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m 1, a प्लस 2m, 2 इंटू a माइनस एम। अब a माइनस एम का डेरिवेटिव मैंने पहले बताया था, a का फिर m का कितना आएगा, 0 माइनस 1। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2a माइनस एम का होल स्क्वायर -2a माइनस एम a प्लस 2m। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2b² बाई a², तो यहाँ से ना आप ऐसा करो, a माइनस एम को कॉमन ले लो, 2 भी वैसे कॉमन आ रहा है ना, 2 दोनों में है, 2 भी ले लो। तो अंदर कितना रह गया, a माइनस एम माइनस 2 भी बाहर, a माइनस एम भी बाहर, तो a प्लस 2m। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। 2 2 ज़ा 4 -4b² बाई a², a माइनस एम, अंदर कितना आएगा, a माइनस एम माइनस a माइनस 2m। अब ये a और a कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना बच गया, -4b² बाई a², a माइनस एम, यहाँ पर कितना आ गया, -3m। तो सॉल्व करें, और 12b² बाई a², 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, a माइनस एम और m। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना है, एट m इज इक्वल टू -a बाई 2। तो यहाँ पर जो हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 12b² बाई a², a माइनस m। ठीक है, तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे इसको, बेसिकली हमें नेगेटिव का साइन चेक करना है। तो कितना आएगा, 2a प्लस a बाई 2, कितना आएगा, -a बाई 2, 2a माइनस माइनस प्लस a बाई 2। अब ऐसा करके इसको नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो वैसे हमें पता लग गया कि इसकी नेगेटिव आएगी, जस्ट वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 6 ज़ा 3 ज़ा, तो
ये ए और ये ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट। तो हमारे पास कितना रह गया, 3b² इंटू 3 रह गया b², ये भी कैंसिल आउट, ये भी तो साथ में माइनस है, तो -9b²। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। क्यों आएगी, बिकॉज b² कांट बी नेगेटिव। अब 9 भी पॉजिटिव है, b² पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऐसा करो, b² कांट बी नेगेटिव ना लिखो, b² इज ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा करके लिख लो। अब देखो मैंने लिख लिया कि b² पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, इसके आगे नेगेटिव साइन है, मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। देयरफॉर m इज इक्वल टू -a/2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देयरफॉर z इज इक्वल टू a², इज मैक्सिमम। मतलब z का हमने डबल डेरिवेटिव किया ना, वो नेगेटिव आया, तो ये मैक्सिमम हो गया, विच एम्प्लाइज a मतलब एरिया इज मैक्सिमम। तो एरिया हमारा मैक्सिमम हो गया। अब क्वेश्चन हमें ये भी पूछा गया है कि मैक्सिमम एरिया बताओ। अब आपको पता है कि एरिया का हमारा फॉर्मूला कितना था, यूजिंग 1 n इंटू a माइनस m। अब m की वैल्यू तो हमें पता है, तो n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब वी नो n कितना था हमारा, b/a² माइनस m² अंडर रूट। तो m की वैल्यू कितनी है, -a/2, उसको फिल कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा, n इज इक्वल टू b/a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, b/a² माइनस a²/4। तो विच एम्प्लाइज n इज इक्वल टू b/4a² माइनस a²/4 b/a 3a²/4। तो n कितना आ गया, b/a√3, a² का अंडर रूट a, 4 का अंडर रूट 2। अब यहाँ पर क्लियरली a कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितनी आ गई n की वैल्यू, √3/2b। ठीक है, अब हमारे पास n भी है और m भी है। ठीक, तो m लिख लो कितना है, -a/2, n कितना है, √3/2b। ठीक है, तो एरिया पता है हमें, यूजिंग वन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना था, n इंटू a माइनस m। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। n कितना है हमारा, √3/2b, a माइनस a/2। वैसे तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट हमें एग्जैक्टली अगर मैच करना हो, ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो 2a + a/2, तो एरिया इज इक्वल टू √3b/2 3a/2। तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 3√3ab/4। तो ये जो है ये हमारा फाइनल एरिया है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट हमने ब्लाइंडली इसी मैपिंग को फॉलो किया है। आप चाहो तो इसको, मैंने आपको बताया था ना, आप cos थीटा b sin थीटा से भी कर सकते हो। आप देखना आपको इतना ही मतलब कि लेंथी लगेगा ये क्वेश्चन, और इसको हम बिना बात के क्यों यूज़ करें जब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर। तो देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। तो ये हमारा एलिप्स है, उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो ये मेजर एक्सिस है a,0 माइनस a,0। आप कोई भी इलिप्स ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था। अब ये पॉइंट मैंने खुद से माने हैं m और n, m माइनस n ये सेम होंगे, और d भी खुद से माना है कि अगर ये सारा m है तो यहाँ पर x एक्सिस पर y कितना होगा 0। अब एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, BC मतलब बेस। अब बेस का मैंने फॉर्मूला लगा लिया, मतलब y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 2n वैल्यू आ गई। सेम वे से AD, इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब लेंथ निकाल ली a माइनस m। तो दोनों को जब मैंने फिल किया तो मेरे पास एरिया की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, बट ये हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मतलब इसको हमें एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा लिंक हेल्प करेगा। लिंक मतलब m और n एलिप्स पर लाई करता है, तो मैंने फिल कर दिया एलिप्स पर। तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू निकाल ली। अब n की वैल्यू पॉजिटिव रखी है, नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि ये बेसिकली मैंने माना था कि m और n फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और वैसे भी देखो अगर n नेगेटिव होगा तो ये BC हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो n की वैल्यू पॉजिटिव ही हम रखेंगे। अब जैसे ही मैंने n की वैल्यू फिल की तो अनदर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर अंडर रूट आ गया, इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, तो मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग क्योंकि एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम होगा, तो उसी पैटर्न, उसी मतलब कि हम चीज़ को फॉलो करेंगे। तो एरिया का स्क्वायर मैंने निकाल लिया, तो ये कुछ आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया और थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करते ही हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, मैंने इसको फुल सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसको 0 के इक्वल रखा। अब 0 के इक्वल रखते ही मेरे पास m की दो वैल्यूज़ आ गई। अब m a के इक्वल नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया कि अगर m a होगा तो हमारा जो d पॉइंट है, जो m,0 है, वो a के पास ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगी, तो क्वेश्चन एरिया की तो बात ही नहीं है। तो ये पॉइंट रिजेक्टेड हो गया, तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, इसको हमने फिर से डबल डेरिवेटिव किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, और क्रिटिकल पॉइंट को मैंने फिल कर लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट फिल करते ही नेगेटिव वैल्यू आ गई, क्योंकि बी स्क्वायर पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है। अब नेगेटिव आते ही मतलब m की वैल्यू मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, z मैक्सिमम होगा। अगर a स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम होगा। एरिया मैक्सिमम हो गया तो उन्होंने एडिशनल चीज़ बोली थी कि इसका एरिया भी कैलकुलेट कर लो। एरिया का फॉर्मूला में जो पता था n इंटू a माइनस m, तो मैंने n की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसको थोड़ा सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाया करो कि कितना टाइम लग गया, कितना कम टाइम लगा। यही क्वेश्चन मैं आपको समझाने में मुझे शायद आधा घंटा लग गया, बट जब आप इसको समझ चुके हो, इसको आपको अगर करना हो एग्जाम में तो आपको 5 मिनट लगेंगे। और मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट कुछ ज़्यादा है किसी क्वेश्चन को करने के लिए, और आधा घंटा कोई ज़्यादा है किसी क्वेश्चन को समझने के लिए। तो ये क्वेश्चन टिपिकल था इस एक्सरसाइज का, मुझे लगता है कि ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन था। और मैंने एक और टिपिकल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 12, और मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझा पाऊँ। अगर आप दिल से ये वीडियो देखोगे तो आपको जो मेरे एफर्ट्स हैं वो नज़र भी आएंगे कि मैं कभी भी वीडियो की लेंथ की परवाह नहीं करता। मुझे ये होता है कि वो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए।